आदाब। मेरा नाम है तसनीफ़ हैदर। आप देख रहे हैं रहगुज़र की मुख्तलिफ़ असनाफ़ सुख़न पर शुरू की गई सीरीज़। इस बार हम बात करेंगे उर्दू की मशहूर सिनफ़ सुख़न मसनवी पर। मसनवी दरअसल ऐसी सिनफ़ को कहा जाता है, ऐसे फ़ॉर्म को कहा जाता है जिसमें शायरी में एक ऐसी नज़्म होती है जिसमें कोई क़िस्सा कहानी लिखी जाती है और वो नज़्म उसके लिए पाबंदी ये ज़रूरी होती है कि उसके दोनों मिसरे, हर शेर के दोनों मिसरे जो हैं वो हम काफ़िया हों। ये मसनवी में जो शर्त है वो दूसरी सिनफ़ सुख़न के मुकाबले में, जैसे कि गज़ल है, गज़ल का पहला शेर हम काफ़िया होना चाहिए, ये शर्त है। दूसरा भी हो सकता है, लेकिन एक दो मतलों के बाद आपको ये आज़ादी मिल जाती है कि आप काफ़िए पहले मिसरे में काफ़िए का इस्तेमाल ना करें। लेकिन मसनवी में आपको ऐसी आज़ादी नहीं मिलती है। मसनवी को आपको लगातार उसके दोनों शेरों में काफ़िए का ख़याल रखना पड़ता है। तो मुख्तलिफ़ क़िस्म की मसनवियाँ ज़ाहिर है कि लिखी जाती हैं, लिखी जाती रही हैं। इनमें अखलाक़ी क़िस्से भी हैं और इनमें साथ साथ में शायरों ने ऐसी मसनवियाँ भी लिखी हैं जिनमें लंबी लंबी कहानियाँ लिखी हैं। उन्होंने असातीरी क़िस्से लिखे हैं, माइथोलॉजिकल क़िस्से। साथ ही साथ तारीख़ें लिखी गई हैं मसनवियों में। मसनवी की सूरत में सवाने उमरी भी लिखी गई है, लोगों की बायोग्राफ़ी और ऑटोबायोग्राफ़ी भी लिखी गई है। और छोटी मसनवियाँ भी होती हैं, बड़ी मसनवियाँ भी होती हैं। तो इस तरह से मसनवी का आप अगर एक जुमले में इसको समझना चाहें तो यही कहा जा सकता है कि मसनवी एक ऐसी सिनफ़ सुख़न को कहा जाता है जिसके दोनों शेर हम काफ़िया हों, और ये मसनवी की पहली शर्त है। अभी तो हमने ये समझा कि मसनवी कहते किसे हैं। अब हम ये बात करते हैं कि मसनवी की उर्दू में रिवायत क्या रही है। ज़ाहिर है कि जब हम उर्दू में शायरी की रिवायत की बात करते हैं तो जैसा कि हम देखते हैं कि शुमाली हिंद में जो भी असनाफ़ सुख़न फली फूली हैं, जिन पे खूब काम हुआ है, यानी कि नॉर्दर्न इंडिया में, वो ज़्यादातर दक्कन की तरफ से आई हैं और उन असनाफ़ सुख़न पे पहले काम दक्कन में अच्छा खासा हो चुका था। इसी तरह दूसरी असनाफ़ सुख़न के साथ है और यही मसनवी के साथ भी है। मसनवी ज़ाहिर है कि फ़ारसी से हमारे यहाँ ये रिवायत आई, और जब हम दक्कन को देखते हैं तो वहाँ पर उर्दू की जो मशहूर मसनवियाँ, मुल्ला वजही की मसनवी है कुतुब मश्तरी, और कुतुब मश्तरी के अलावा फिर इब्न नशाती की मसनवी है फूलबन, और इस तरह से मुख्तलिफ़ मसनवियाँ हम वहाँ पर देखते हैं कि वो लिखी गई। खूब उनको पसंद किया गया और उनको ज़ाहिर है कि उनका इतना असर रहा कि जब वो उर्दू शुमाली हिंद में रेख्ता में कलाम लिखा जाने लगा तो यहाँ पर भी मसनवियाँ जो हैं उसी इफ़रात से लिखी गई हैं, बहुत ज़्यादा लिखी गई हैं। एक मसनवी जिसका ज़िक्र यहाँ करना ज़रूरी है वो ये है कि उसको हम ये देखते हैं कि जब हम दक्कन में मसनवियों का ज़िक्र करते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ मसनवी की रिवायत हम देखते हैं कि बहुत हिंदवी रिवायत है। ज़ाहिर है कि दक्कन में जो शायरी भी हो रही थी, वहाँ जो महबूब है वो मर्द होता था और जो आशिक़ है वो एक लड़की हुआ करती थी या एक औरत हुआ करती थी, और उसकी तरफ से कलाम किया जाता था। शायर भी जब लिखा करते थे, चाहे हम वहाँ के पुराने शायरों को जब पढ़ते हैं तो उनके कलाम में भी ये रंग हमको दिख जाता है, जो कि ज़ाहिर है कि खालिस हिंदवी रिवायत का हिस्सा है कि एक औरत जो है वो हिजर के बारे में बात कर रही है, महबूब से बिछड़ने के बारे में बात कर रही है, उससे वस्ल की ख्वाहिश के बारे में बात कर रही है। इस सिलसिले में एक सिनफ़ सुख़न थी जो बहुत ज़्यादा मारूफ़ थी, और वो थी ख़ास तौर पे हिजर के बयानी के लिए 12 मासा। अब जब हम दक्कन में देखते हैं तो वहाँ पर हमको एक मसनवी इस हवाले से काफ़ी मारूफ़ नज़र आती है, और वो है अफ़ज़ल की बिकट कहानी। पहली बार इस तरह से हमने देखा कि उसमें उस हिंदवी रिवायत से थोड़ा सा इख्तिलाफ़ करते हुए वो 12 मासा एक मर्द की तरफ से लिखा गया, और उसमें अफ़ज़ल ने, जो कि कहा जाता है कि हरियाणा के ही एक शायर थे, तहक़ीक़ से जो बात साबित हुई है, उन्होंने एक औरत की मोहब्बत में अपना धर्म भी छोड़ा, अपनी रिवायतों से भी मुँह मोड़ के वो उसके फ़िराक़ में बहुत दूर तक ज़ाहिर है शहरों शहरों का सफ़र किया उन्होंने, और उस रुदात को 12 मासा की शक्ल में उन्होंने मसनवी के फॉर्म में उन्होंने लिखा, जो कि बिकट कहानी के नाम से बहुत मशहूर हुआ।
और जब ये उर्दू में, ज़ाहिर है कि बहुत बाद में ये मसूद हसन रिजवी अदीब साहब ने इसको दरियाफ़्त किया, तो इसका बड़ा ज़िक्र हुआ और इसकी अहमियत इस हवाले से भी रही कि इनका नाम बहुत अरसे तक लोग इसमें कंफ्यूज रहे कि ये मसनवी अफ़ज़ल नाम के किसी शायर ने लिखी या गोपाल नाम के किसी शायर ने लिखी, क्योंकि अफ़ज़ल ने अपना नाम उस हिंदू औरत की मोहब्बत में बदल लिया था और गोपाल रख लिया था, जिसका ज़िक्र उसने मसनवी में भी किया है। तो बहरहाल हम बात कर रहे हैं कि जनूबी हिंद से, सदर्न इंडिया से जब नॉर्दर्न इंडिया यानी शुमाली हिंद में जब मसनवी आती है, तो यहाँ पर इसको बड़े बड़े शायर अपनाते हैं और उसमें मसनवियाँ लिखते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि मीर हसन, जो कि मीर अनीस के दादा थे, मीर अनीस जिन्होंने मरसिए में काफ़ी नाम कमाया, और तो मीर हसन ने मसनवी लिखी, बहुत मशहूर मसनवी हुई उनकी सहरुल बयान। उसमें उन्होंने मावराई क़िस्सा लिखा एक, और ज़ाहिर है कि उसमें जैसे दास्तानों का एक रंग था वो असर बहुत ज़्यादा हमको, और जैसे ही हिंदुस्तान में शुमाली हिंद में मसनवी आती है तो हम ये भी देखते हैं कि इस रिवायत में अरबी फ़ारसी रिवायत का जो असर है वो ज़्यादा हो जाता है, और कहीं ना कहीं अपनी हिंदवी रिवायत से ये चीज़ मसनवी जो है वो कटी हुई नज़र आती है। और उसकी ज़बान और उसके लहजे, उसमें अरबी फ़ारसी के अल्फाज और ये तमाम चीज़ें ज़्यादा इनकी आमेज़िश होने लगती है। तो मसनवी सहरुल बयान बहुत मशहूर हुई। उसके अलावा अगर मशहूर मसनवियों की बात करें तो दयाशंकर नसीम की गुलज़ार नसीम बहुत मशहूर मसनवी है, जो कि क़िस्सा गुल बकौली जो है वही उन्होंने उसको नज़्म किया है। और इसके अलावा एक मशहूर मसनवी जो कि ख्वाजा मीर दर्द के भाई दिल्ली के मशहूर शायर ख्वाजा मीर असर ने लिखी, और वो मसनवी अपने ज़माने में बहुत मशहूर भी हुई और बहुत बदनाम भी हुई। उसका नाम था ख्वाब व ख़याल। तो ख्वाब व ख़याल मसनवी का उस वक्त असर ये था कि बहुत सारे लोग उसको बहुत बाद तक उसको जो है वो पढ़ने से, शरफ़ा के यहाँ, उसको शरीफ लोगों के यहाँ, अशराफिया के यहाँ ख़ास तौर पे उसको पढ़ने से बचा जाता था, और ये कोशिश की जाती थी कि बच्चे या औरतें उन तक ये मसनवी ना पहुँचे। इसी मसनवी का इन्फ्लुएंस इतना रहा कि जब बाद में लखनऊ में जो मसनवियाँ लिखी गई हैं, और मशहूर शायर मिर्ज़ा शौक़ लखनवी ने, जिन्होंने तकरीबन 11-12 मसनवियाँ लिखी ज़हर इश्क़ के नाम से और अलग मुख्तलिफ़ नामों से मसनवियाँ लिखी, उन्होंने एक बहार इश्क़ नाम की एक मसनवी लिखी। ख्वाब व ख़याल का असर बहार इश्क़ पर इतना ज़्यादा दिखाई देता है कि कुछ शेर तो हूबहू ऐसा लगता है कि मिर्ज़ा शौक़ लखनवी ने ख्वाजा मीर असर के यहाँ से कॉपी कर लिए हैं। मैं एक मिसाल आपको यहाँ सुनाता हूँ। ये ख्वाब व ख़याल के पहले शेर सुन लीजिए कि हाथा पाई में हाँपते जाना, खुलते जाने में ढाँपते जाना, हौले हौले पुकारने लगना, ढेले हाथों से मारने लगना, वो तेरा प्यार से लिपट जाना और दिल खोल के चिमट जाना, वो तेरा मुँह से मुँह भिड़ा देना, वो तेरा जीभ का लड़ा देना। अब आप देखिए कि बहार इश्क़ में जो शेर हैं वो क्या है, इसी मंज़र को कैसे लिखा है उन्होंने मिर्ज़ा शौक़ लखनवी ने। हाथा पाई में हाँपते जाना, छोटे कपड़ों को ढाँपते जाना, चुपके चुपके पुकारती थी कभी, ढेले हाथों से मारती थी कभी, खोल कर दिल चिमट चिमट के मिला, कैसा कैसा लिपट लिपट के मिला, कभी मुँह से दिया चबा कर पान, कभी मिलकर लड़ी ज़बां से ज़बान। अब कोई शख्स कह सकता है कि ये तो पूरा का पूरा मिर्ज़ा शौक़ लखनवी ने चरबा कर लिया, और बल्कि कई मुहक़्क़ीन ने, नूरुल हसन हाशमी ने इस बारे में लिखा भी है कि जो ज़बान हमको मिर्ज़ा शौक़ लखनवी के यहाँ दिखाई देती है, उनकी मसनवियों में दिखाई देती है, उसमें लखनवियत नहीं है, उसमें दहलवियत ज़्यादा है। और ज़ाहिर है कि वो दहलवियत इसलिए है क्योंकि ख्वाजा मीर असर का ज़बरदस्त असर है उनके यहाँ। तो ये दहलवियत और लखनवियत जो है, इस पे कभी हम तफसील से इत्मीनान से बात करेंगे और आपको समझाएंगे कि ये ज़बानों का, इनका डिफरेंस एक्चुअली क्या है इन स्कूल्स का। लेकिन यहाँ जो बात है वो सबसे अहम ये है कि मिर्ज़ा शौक़ लखनवी की इस मसनवी को भी, और जो ज़हर इश्क़ थी उसको भी उस ज़माने में बहुत ज़्यादा बदनाम समझा गया। और उसमें उसकी वजह ये थी कि उसमें क़िस्सा है ज़हर इश्क़ में, जहाँ दो लड़का लड़की मोहब्बत करते हैं और वो मोहब्बत करके आपस में
उनका वसल का भी बयान है, उनके बिछड़ने का भी बयान है और साथ में आखिर में उनकी ख़ुदकुशी करने का भी बयान है। तो कहीं ना कहीं इस रुझान से बचाने के लिए लोगों को ज़ाहिर है कि समाज में जिस किस्म के उस समाज में जो लिहाज था और जो शर्म थी उस पे एक अलग से बात की जा सकती है, लेकिन इस हवाले से वो काफ़ी बदनाम मसनवियाँ रहीं। तो मसनवी की रिवायत की जहाँ तक बात है तो ऐसा नहीं है कि ये बात के शायरों ने नहीं लिखी और अलग रिवायत से जुड़ी नहीं नज़र आती मसनवी। गौतम बुद्ध की सवाने उमरी जगत मोहन लाल रवा ने रूए रवां के नाम से लिखी और इस तरह से ये सिलसिला चलता रहा। और मसनवी की रिवायत में एक हद तक ये कि कोशिश तो की गई कि किसी न किसी तरीके से कोई कंट्रीब्यूशन किया जाए, लेकिन ज़माना बदला और उसके अपने असरात दिखाई दिए। जैसे दूसरी फॉर्म्स धीरे धीरे धुंधली होती चली गई, वो असर हमको मसनवी पर भी दिखाई दिया। मसनवी एक ऐसी सिनफ़ सुख़न है जिसके ताल्लुक़ से बहुत सारे क़िस्से मौजूद हैं, लेकिन मैं आज आपको मसनवी के हवाले से एक मशहूर क़िस्सा सुनाता हूँ जो कि फ़ारसी के मशहूर शायर फ़िरदौसी का क़िस्सा है। फ़िरदौसी ने सब जानते हैं कि जो शाहनामा लिखा उनकी मशहूर जो मसनवी है शाहनामा, वो महमूद गज़नवी के लिए लिखा था। और महमूद गज़नवी ने ज़ाहिर है कि फ़िरदौसी ये चाहते थे कि जो जितने शेर वो लिखें उसके हिसाब से उनको सोना तोल कर दिया जाए, उनके शेरों के हिसाब से उनकी अबियात जितनी हों, जितने अशार उनकी मसनवी में मौजूद हों। तो उन्होंने ज़ाहिर है कि शाहनामा जिस तरह से लिखा है और ईरान की जो तारीख़ लिखी है उन्होंने, वो अपने आप में मिसाल है और वो ज़िंदा कर दिया। उन्होंने अजम को पूरी तरीके से कहा जाए अगर अरब के मुकाबले में ला के रख दिया है अपनी शायरी से, तो फ़िरदौसी ने इसमें कोई शक नहीं है। तो हुआ ये कि महमूद गज़नवी जब उन्होंने ये मसनवी लिख ली तो महमूद गज़नवी ने उन्हें उतना सोना देने से इनकार कर दिया और कहा कि आपको इसका जितना हम इनाम दे सकते हैं उतना हम दे रहे हैं। मतलब ज़ाहिर है कि बादशाह अपनी बात से चाहे वो पलट भी गया हो, लेकिन एक शायर तो खैर उसके लिए कुछ कर नहीं सकता। तो हुआ ये कि फ़िरदौसी ने महल की दीवार पर एक शेर लिख दिया और वो शेर था चूँ शायर बेरंजद नवीसद हजा बेमानद हजा ता क़यामत बजा। यानी कि अगर शायर का दिल दुख जाए और वो किसी की बुराई लिख दे तो वो बुराई जो है वो ता क़यामत तक जो है वो ज़िंदा रहती है। तो ये महल की दीवार पर लिखा था, ज़ाहिर है कि बादशाह तक इसकी ख़बर पहुंची और कहा यह जाता है कि जब फिर बादशाह को जब तक इसका एहसास हुआ कि उनसे गलती हो गई है तो उन्होंने तकरीबन 40 ऊँटों पर सोना लदवा के फ़िरदौसी के घर भेजा। और जब ये पूरा काफ़िला फ़िरदौसी के घर पे पहुंचा तो इत्तेफाक देखिए कि उस वक्त फ़िरदौसी का जनाज़ा निकल रहा था और उनके घर पे उनकी बेटी थी। तो उनसे कहा गया कि भाई आप ये सोना ले लीजिए, तो उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जिसने इतनी मेहनत की थी ईरान की तारीख़ लिखने में, ज़ाहिर है कि उसके लिए तो इतना सोना भी कम था। वो इतना बड़ा शायर था, इतना बड़ा फ़नकार था, लेकिन उसकी कदर जब नहीं की गई तो मैं इस सोने को लेकर क्या करूँगा। तो ये एक बहुत अहम वाक़या है जिससे हमें पता चलता है कि अपने दौर के बड़े बड़े फ़नकारों की उस तरह की कदर नहीं हुई जैसी कि होनी चाहिए थी। मसनवी इस हवाले से ज़रा बात कर लेते हैं कि मसनवी अब हमारे दौर में क्यों नहीं लिखी जा रही है। मुझे नहीं लगता कि लिखी नहीं जा रही है। कुछ गैर मारूफ़ किस्म के शायर आज भी शायद लिख रहे होंगे, उतनी ज़्यादा वो मसनवी अब उतनी पॉपुलर फॉर्म नहीं रही है। मसनवी क्या हम देखते हैं कि ज़ाहिर है कि बादशाहों के दौर के साथ कसीदा भी ख़त्म हुआ और कसीदे ने अपनी शक्ल बदल ली है, लेकिन कसीदा कहीं ना कहीं उस तरीके से ज़िंदा है कि तारीफ़ें तो लोगों की लिखी जाती हैं और खुशामद का और खुशनुदी हासिल करने का कल्चर तो ज़ाहिर है कि जैसे जैसे कॉर्पोरेट कल्चर बढ़ रहा है वैसे वैसे शायरी में लोगों को खुश करने का एक कल्चर भी ज़ाहिर है बढ़ रहा है। तो कसीदे का ज़माना तो मेरे ख़्याल से हमेशा रहेगा। उसकी हैत बदल जाए, उसकी शक्ल बदल जाए, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर मसनवी की हम बात करें तो मसनवी का मुझे लगता है कि एक तो हमारे शायरों में अब इतना ना तो पढ़ने वालों में सब्र रहा है, ना तो लिखने वालों में सब्र रहा है कि वो उतनी लंबी चीज़ को शायरी में एक हम काफ़िया नज़्म में
लिखें और लिखने के बाद अपने क़ारीन के सामने रख सकें। क़ारीन में भी शायद मेरे ख़्याल से चूँकि पढ़ने का ही रुझान बहुत ज़्यादा कम हो गया है, तो वो जो किताबें, जो शेरी मजमूए आ रहे हैं, शायद वही उसी तरह से नहीं पढ़े जा रहे हैं जिस गौर से पढ़ा जाना चाहिए। उनकी ही तनक़ीद, उनकी तौजीह सही तरीके से नहीं हो पा रही है, तरसील नहीं हो पा रही है, तो मसनवी तो बहुत दूर की बात है। लेकिन देखने की बात यह है कि मसनवी चाहे ख़त्म हो गई हो, अब उस तरह से हमको न दिखाई देती हो, न लिखी जाती हो उर्दू में, लेकिन उसका असर दूसरी असनाफ़ सुख़न पे बहुत गहरा रहा है। इसकी मिसाल के तौर पर मैं आपको कुछ एक चीज़ें बताऊंगा। जैसे कि आप जानते होंगे कि इसी फॉर्म में जो कि मसनवी लिखी जाती है, उसी फॉर्म में हमारे यहाँ मुतरादिफ़ात लिखी गई, और मुतरादिफ़ात जो थी वो बहुत अरसे तक न सिर्फ बच्चों को बल्कि बड़ों को भी अल्फाज मानी और लफ्ज़ों को बरतने का सलीक़ा सिखाने का एक बहुत बेहतर तरीक़ा था। तो उसमें हम देखते हैं कि इस्माइल मेठी ने बहुत उम्दा मुतरादिफ़ात लिखी हैं, और साथ साथ में एक क़ादरनामा नाम का की छोटी सी मसनवी मौजूद है। इस हवाले से वो कहा जाता है कि इस बात पे थोड़ी बहस है कि वो मिर्ज़ा गालिब की है या मिर्ज़ा गालिब की नहीं है। बहुत से लोग मानते हैं कि वो मिर्ज़ा गालिब की है, बल्कि इम्तियाज़ अली ख़ान अरशी जो कि गालिब पर जिन्होंने तहक़ीक़ की थी और नुस्ख़ा अरशी तरतीब दिया था दीवान गालिब का, उन्होंने तो क़ादरनामा को नुस्ख़ा अरशी में शामिल किया है। लेकिन नुस्ख़ा अरशी में कुछ ऐसी चीज़ें भी शामिल हैं जो कि बाद में जिन पर तहक़ीक़ हुई और पता लगा कि ये गालिब की नहीं है। क्योंकि एक ज़माने में जबकि गालिब सदी थी, तब ये मसला बहुत हो गया था कि गालिब के नाम से हर चीज़ जो है, चाहे वो गालिब ने लिखी है नहीं लिखी है, ज़्यादा तहक़ीक़ किए बिना भी गालिब के दीवान में शामिल कर दी जा रही थी। थोड़ी गैर मुताल्लिक़ बात है, लेकिन बता दे रहा हूँ कि गालिब के दीवान में जो मशहूर शेर शामिल हो गए थे जो कि गालिब के नहीं हैं, ताकि आपको ये याद रहे कि वो गालिब के शेर नहीं हैं। एक तो शेर था कि जिसमें लाखों बरस की हूरें हों, ऐसी जन्नत का क्या करे कोई। ये नूरुल हसन नकवी एक साहब थे, उन्होंने दीवान गालिब तरतीब दिया था, उसमें उन्होंने ये ऐड कर दिया। अलीगढ़ से ये नुस्ख़ा छपा भी था। ये शेर असल में मिर्ज़ा दाग़ दहलवी का है। एक शेर जो कि बहादुर शाह ज़फ़र का है, वो शेर भी गालिब के दीवान में आ गया था। वो शेर ये था कि खुदा के वास्ते पर्दा न काबे से उठा ज़ालिम, कहीं ऐसा ना हो यहाँ भी वही काफिर सनम निकले। ये बहादुर शाह ज़फ़र का शेर था, ये मिर्ज़ा गालिब के नाम से मशहूर हो गया था। एक शेर और था जो कि निज़ामी प्रेस बदायूं से जो दीवान गालिब शाये हुआ, तो उसमें उन्होंने शामिल कर दिया था। चंद तस्वीरें बुता चंद हसीनों के खतूत, बाद मरने के मेरे घर से ये सामा निकला। तो शम्स बदायूनी एक महक़्क़िक़ हैं, उन्होंने अब किताब लिखी निज़ामी प्रेस पे, तो उन्होंने बताया कि ये असल में गालिब का शेर नहीं है, ये किसी कोई हिंदू शायर थे उनका शेर था ये। उन्होंने तो उनका नाम भी लिखा है जो कि अभी मेरे जहन में नहीं है। तो इस तरह से लेकिन क़ादरनामा पे चाहे कोई भी बहस हो, लेकिन बताने का मकसद ये है कि क़ादरनामा नाम की एक मसनवी उर्दू में मौजूद है, जो कि उर्दू में इस हवाले से एक दिलचस्प बात भी मैं आपको बता देता हूँ, ताकि ये सनद रहे और आपको समझ में आए कि क्या गलतियाँ छोटी छोटी चीज़ों से हो जाती हैं। गालिब ने उसमें बताया कि फ़लाँ लफ्ज़ के बारे में वो कहते हैं कि इस लफ्ज़ का हिंदी में ये मतलब है, इस लफ्ज़ का हिंदी में ये मतलब है, फ़लाँ फ़ारसी लफ्ज़ को हिंदी में ये कहते हैं। तो उसमें हुआ ये कि गुलजार साहब ने जब ड्रामा लिखा और जो उनका मशहूर सीरियल है गालिब पे, वो जब आया, तो गुलजार साहब ने चाहे ये डेलिब्रेटली किया या एक मिसअंडरस्टैंडिंग रही होगी कि उन्होंने कह दिया कि भाई गालिब से कहलवा रहे हैं वो कि भाई मैं तो उर्दू और हिंदी में कोई फ़र्क ही नहीं समझता हूँ, और इस तरह की वो बातें करवा रहे हैं। हो सकता है कि एक पॉपुलर उस पर इसको लाने के लिए मिर्ज़ा गालिब के मुंह से इस तरह की बातें गुलजार साहब ने कहलवाई हूँ, जो कि इसकी एक ये मसलियत हो सकती है कि आवाम तक ज़ाहिर पहुँचाना है, तो थोड़ा बहुत उसको बदला या तोड़ा मरोड़ा जाता है चीज़ों को। लेकिन आप इसको ध्यान में रखें कि मिर्ज़ा गालिब जब हिंदी कह रहे हैं कि इस लफ्ज़ को हिंदी में, ये फ़ारसी लफ्ज़ को हिंदी में ये कहते हैं, तो दरअसल वो उर्दू की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि उर्दू का नाम उस ज़माने में हिंदी भी था और हिंदी ही था, बल्कि उस ज़माने में ज़्यादातर लोग उर्दू की ज़बान
से समझते थे कि ये दिल्ली की ज़बान है, और ऑल ओवर जो कहा जाता था उसमें उर्दू के बहुत सारे नाम थे, जिसमें रेख्ता भी था और हिंदी भी एक मशहूर नाम था। जबकि क्योंकि गालिब के ख़तों का एक मजमुआ भी शाया हुआ जो कि ऊद हिंदी के नाम से शाया हुआ है, और गालिब ने अपने ख़तों में कई जगह लिखा है कि आज मैं किला मोहल्ला में हिंदी गज़लें पढ़ के आया। तो इस बात को जहन में रखना बहुत ज़रूरी है। तो वो मसनवी जिसके का मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, आप उसको ढूँढें, उसको पढ़ें, उससे फ़ायदा उठाएं, और उससे बहुत सारे अल्फाज आपको सीखने को मिलेंगे कि फ़ारसी, उससे आपकी फ़ारसी बेहतर होगी, जो कि बड़ी खूबसूरत उर्दू में लिखी गई है। वो गालिब ने लिखी है या किसी और शायर ने, इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। वो मसनवी बहुत उम्दा है। शुक्रिया।